कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। अब तक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। धीरे धीरे रिकवरी होती है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। इसी के बेसिस पर क्रूड प्राइस में भी हमें राइज देखने को मिला। अमेरिका और इजराइल को हटाना चाहिए। एलपीजी की फिलहाल कट करने की उन्होंने बात नहीं की और मार्केट पे भी फॉल देखने को मिला। इसके बारे में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था, गोल्ड इज फॉलिंग, सिल्वर इज फॉलिंग। तीसरा रीज़न जो आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट करेगा कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, जब आप सिप में लगाते हैं आप, तो आज का फॉल बैंक निफ्टी की वजह से ज़्यादा था। सर पिछले 50 सालों में वॉर्स तो होते ही रहे हैं और पैटर्न लगभग सेम ही होता है। पहले पैनिक होता है, फिर कुछ दिनों के बाद रिकवरी भी हो जाती है और मार्केट वापस वही पहुंच जाता है जहां पहले था। तो सर इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या इस बार मामला कुछ अलग है? ये बात सही है कि अगर आप 50 इयर्स की हिस्ट्री देखेंगे, और मैंने अभी पिछले वीडियो में ही आपको अलग अलग सिनेरियोज दिखाए कि इससे पहले जब भी गल्फ़ में वॉर हुआ, ऑयल के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो क्या हुआ था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये ट्रेंड है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग वहाँ पर ड्यूरेशन का हमने खेल देखा कि कहीं 1 हफ्ते में ख़त्म हो गया, कहीं 2 हफ्ते में, कहीं 1 महीने में और कहीं कहीं 6 महीने में। और इसी के बेसिस पर क्रूड प्राइस में भी हमें राइज देखने को मिला और मार्केट पे भी फॉल देखने को मिला। इस बार भी पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इस बार क्या है? हॉर्मुज़, पहली बार शायद रिसेंट हिस्ट्री में हॉर्मुज़ का फ्लो पूरी तरीके से इम्पैक्टेड है। बहुत ही कम शिप्स इस वक्त वहाँ से जा रही हैं। 30% ऑयल का टैरिफ वहाँ से, क्रूड का टैरिफ वहाँ से निकलता है और इंडिया उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि हम मेजर ऑयल जो है अभी तक रशियन ऑयल बंद होने के बाद हम गल्फ़ से ही ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। ओके, अब जैसा मैंने कहा पैटर्न तो हमको वही दिख रहा है। अभी तक अगर आप देखिए, पैनिक धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मार्केट में पैनिक दिखा, एफआई सेल कर रहे हैं। ओके, सो पैटर्न वही है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि क्रूड इस बार कितना ऊपर चढ़ता है। अभी तक अगर आप देखें तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जिसके बारे में किसी को जवाब नहीं पता है वो ये है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। अब तक कुछ ना कुछ हमें साइंस दिख जाने चाहिए थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है और इसका डर अब दुनिया को सताने लगा है, हमारे गवर्नमेंट को भी सताने लगा है। ओके, सो ये सिचुएशन अब किसी भी तरफ चल सकती है। तो फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हफ्तों का खेल नहीं है और इसके अंदर ऐसी पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है इकॉनमी को, खास करके इंडियन इकॉनमी को। तो सर क्या ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है और अगर हाँ तो इसका अंत कैसा होगा? ये देखिए एक वैलिड क्वेश्चन है ये, चूँकि ये हमसे कनेक्टेड है, इंडियन इकॉनमी से कनेक्टेड है, मार्केट से कनेक्टेड है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि ये लड़ाई क्या लंबी खींचने वाली है। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ पढ़ेंगे, वहाँ कुछ और चीज़ बताई जाएगी। इंडियन मीडिया तो खैर कोई देखता ही नहीं, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, वहाँ पर कुछ और कहानी बताई जाएगी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो कहाँ रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान में। तो वहाँ पे क्या लोग सोचते हैं, इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहाँ पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ईरान के जो रिपोर्टर्स हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं वो मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो असली सिचुएशन आपको बताएंगे। तो ऐसे मैंने कई लोगों के
जो वीडियोस हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं, जो रिसेंट टाइम्स में 1-2 दिन के अंदर मैं लगातार उसे ट्रैक कर रहा हूँ, और वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़, जितने भी लोगों को मैंने देखा उनके अंदर फियर नहीं दिख रहा है, जबकि वही अगर आप आज जाके आप डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखेंगे तो वहाँ पे उनके चेहरे पे फियर दिख रहा है। आप नेतन्याहू तो दिख ही नहीं रहे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जर्मनी में जाके बंकर में छिप गए हैं। तो जो ईरान के जो भी लोगों को आप देखेंगे उनके अंदर फियर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपने हमारी छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया, स्कूल पर बम गिरा दिया, अस्पताल पे गिरा दिया, हमारे लीडर को मार दिया, इसका बदला हमें लेना है। तो वहाँ के जो आम लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग है, ये जज्बा है कि हमें इसका बदला लेना है, जिसे कहते हैं ना डू और डाई, हमें इसका रिवेंज लेना है। ये फीलिंग वहाँ के लोगों पे मुझे दिख रही है। और किसी से पूछा गया कि ईरान लड़ रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको माना है कि ईरान तगड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है। तो वहाँ पे एक से पूछा गया कि भाई आपका एंड गेम क्या है, आप किस लिए लड़ रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आपने हमें आपके साथ बदला लेना है। उनसे ये पूछा गया जब कि आपका आखिरी गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि हमारा गोल है वेस्ट एशिया से हम अमेरिका और इज़राइल को हटाना चाहते हैं। तो ये जो गोल है उनका, वो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि शॉर्ट टर्म में वो किसी तरीके का पीस ट्रीटी या एग्रीमेंट में जाना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी अगर वो पीस ट्रीटी वगैरह कर लेंगे तो उनके देश में विद्रोह हो जाएगा। उसको लेकर बहुत, जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर असंतोष है। तो ये सब बात करने का पर्पस क्या है कि इससे हमें साइंस मिल रहे हैं कि ये सीज़फायर इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ईरान को आप ऑफ़र भी शायद आज दें, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अगर आप पीस ऑफ़र देंगे भी ना, वो शायद नहीं मानेगा। सो हमें लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे मेरा पर्सनल व्यू है कि बातचीत से ही सबको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये जो सिचुएशन ऐसे लग रही है कि हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. सर, हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक ऑयल पर डिपेंडेंट है। सोशल मीडिया पर ऑयल शॉर्टेज को लेकर भी काफ़ी वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो सर, अगर ये सच है तो ये सिचुएशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? हाँ देखो, अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन जनरल ये कहा जाएगा कि नहीं ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और सप्लाई आ रही है। कोई सिचुएशन को मानेगा नहीं, ओके। बट अगर आज की न्यूज़ फ्लो को फॉलो किया होगा तो उसमें एक अहम खबर है, और वो खबर ये है कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं, जो गैस की कंपनीज़ हैं हमारे कंट्री में, वो अगर एक्सट्रीम केस में ऐसा हो सकता है कि इंडस्ट्रियल सप्लाई को कट कर सकती है। यानी कि जो इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मिलनी है उसे वो कट कर सकती है। एलपीजी की फ़िलहाल कट करने की उन्होंने बात नहीं की है, ओके। तो ऐसा कहने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इसका डेंजर है। अब देखिए, अगर आप देखें हम कितना गैस इंपोर्ट करते हैं, 190 मिलियन जो उनका यूनिट होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, इतनी गैस हम लेते हैं। इसमें से 90 मिलियन हम कुवैत से, कतार से लेते हैं। कतार एनर्जी को हम जानते हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर लिया है। सो जो हमारे पास रिज़र्व है वो सफिशिएंट नहीं है, वो कब तक चलेगा।
अगर ये 2-4-5 दिन में ये हो गया तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये खिंच गया महीना 2 महीना, गैस की शॉर्टेज होनी है। अब देखिए, अब कितनी ये भी अब खबर आई कि अमेरिकन लोगों ने ट्वीट किया कि हमने अब इंडिया को इजाज़त दे दी है कि आप रशिया से ख़रीद लीजिए। तो ठीक है, वहाँ से क्रूड तो आ जाएगा, अगर हम ख़रीदते भी हैं क्रूड आ जाएगा वहाँ से, लेकिन जो नेचुरल गैस है हम रशिया से ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसके लिए हम कतार पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ये तो हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, इसीलिए बात हो रही है। और अगर ये खींचेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, पहले गैस पे आएगी, फिर क्रूड पे भी आ सकती है। सर अभी मार्केट की तरफ चलते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कल का जो रैली था इसमें बहुत सारे लोग फंस गए और ये रैली बड़े ऑपरेटर्स ने करवाई थी। तो सर सवाल ये है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये तो देखो कोई नई बात नहीं है हमारे मार्केट्स में। कल जो वो न्यूज़ आइटम आया कि बात होने वाली है, कुछ कुछ करके आया, वो न्यूज़ को मैंने भी देखा, बट वो तो देख के ही लग रहा था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया था। तो आई इग्नोर्ड द न्यूज़। और चूँकि वो आप जानते हैं इंडियन मीडिया से आया था, किस चैनल से आया था वो भी आपको पता है। तो ये उसका जो है मैंने उसे देखकर इग्नोर कर दिया, बिकॉज आई थॉट इस पर कौन बिलीव करेगा। बट उसके बाद से ही मार्केट में अचानक से रैली देखने को मिली। तो ये खेल तो सालों से हमारे मार्केट्स में चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ना कोई इसे इन्वेस्टिगेट करता है और ना कोई इसे पकड़ता है। अब आप सोचिए, इतने बड़े चैनल में ये फेक न्यूज़ आई, तो जिसने भी कराया होगा वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितनी बड़ी पार्टी हो। क्या आप और हम ये करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो ये बड़े लेवल पर ये खेला चलता रहता है, लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमने आपको बोला था कि ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, ऑपरेटर का काम होगा, मार्केट में सडन बाउंस देखने को मिलेगा। टेक्निकल बाउंस भी हो सकता है, ऑपरेटर का बाउंस भी हो सकता है, लेकिन हमें उस रैली को फ़िलहाल बाय नहीं करना। भी ऐसे कोई साइन नहीं है कि मार्केट यहाँ से मीनिंगफुल रिकवरी करेगा। हाँ, फेक न्यूज़, ऑपरेटर मूवमेंट से आप चढ़ा सकते हो, लेकिन जेन्युइन बाइंग नहीं आने वाली है। ये हमने पहले आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो कम से कम आपने बाय नहीं किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ट्रेडर्स की है, जब इस तरीके की मूव्स आती हैं तो जो शॉर्ट जिसने भी किया होगा उसे तो अपनी पोजीशन कट करनी पड़ेगी। और देखिए गेम क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आप शॉर्ट आपने बनाया है, आप प्रॉफिटेबल हैं, सडनली मार्केट को रिक किया जाता है, मार्केट अचानक से ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको अपने शॉर्ट्स को कट करना पड़ेगा। सो यू विल बाय, एंड व्हेन यू बाय दे विल सेल। ओके, सो ये तो देखिए पुराना खेला है, इसलिए ऐसे मार्केट में जो है ना पैसा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हेज करके चलते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने नेकेड पोजीशंस, बड़ी पोजीशंस बनाई हैं, तो 5-5, 10-10 पॉइंट की जब सडन मूव्स आते हैं, पोजीशन को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग आजकल एल्गोज यूज़ होते हैं और लोग स्टॉप ऑर्डर्स मार के रखते हैं, तो वो फिर उस शॉर्ट कवरिंग को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। तो ये मूव्स आगे भी आ सकते हैं, हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा और हो गया। नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाली वीक किसी और तरीके से, किसी और मीडियम से ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ के इवेंट से ही नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस को अगर देखें तो FII ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है ऑलरेडी, और ये 7th कंसेक्यूटिव मंथ है जब FII सेलिंग कर रहे हैं। तो सर ये सेलिंग प्रेशर कब ख़त्म होगा? ये तो देखिए हमने कई वीडियोस में इसके बारे में बात किया है। आप अब वो होप छोड़ दीजिए कि FIIs लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने वाले, उनकी पोजीशन अब हिस्टोरिकल लो लेवल पर है। आप मुझे रीज़न बताइए ना कि क्यों मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं और मैं
जापान में ना करूं, या कोरिया में ना करूं, या चाइना में ना करूं, या मैं ब्राज़ील में ना करूं? आप मुझे 3 रीज़न बताइए। अभी तक आप ये कह सकते थे कि ठीक है हमारी तो ग्रोथ बहुत हो रही है, अभी भी आप कहेंगे कि नहीं हमारा ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज़ में क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रहा है? आप जीडीपी ग्रोथ से तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा ना, कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से बढ़ेगा ना। वो कब आएगा? क्या आपको विजिबिलिटी है? क्या आप कह सकते हैं कि हमारी जो टॉप कंपनीज़ हैं उनका रेवेन्यू अगले 2 साल 3 साल में कंसिस्टेंटली 10, 12, 15% पे बढ़ेगा? आईटी की हालत पतली है, एफएमसीजी की हालत पतली है, फार्मा में टेंशन बना हुआ है, बैंकिंग सेक्टर सिर्फ जा रहा है, वो भी इस होप में जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अब तो गिरेंगे, यूएस में भी गिरेंगे, इंडिया में भी गिरेंगे, इन्फ्लेशन भी डाउन होगा। अब वो जो होप था वो भी तो अब हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अगर क्रूड 90-100 पे जाएगा, ना इंटरेस्ट रेट गिरेंगे और ना आपके बैंक्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो जो हमारा लास्ट एक होप था कि ये सेक्टर तो हमारा बढ़िया चल रहा है, और वहाँ पर भी एक के बाद देखिए आप स्कैम आ रहे हैं, तो वो भी सेफ नहीं है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पैसा लगाएंगे? और इसीलिए अभी देखिए इंडिया के लोग भी, अब अगर डेटा देखेंगे, वो गोल्ड में जा रहे हैं, सिल्वर में जा रहे हैं, क्रिप्टो में जा रहे हैं, ग्लोबल स्टॉक्स में जा रहे हैं। इसीलिए अभी देखिए ये जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के तरह तरह के ब्रोकर्स और ऐप्स आ गए हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि एफआईआईज नियर टर्म में लॉन्ग टर्म के बायर बनेंगे। साथ में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो जापानीज येन कैरी ट्रेड की प्रॉब्लम चल रही है वो भी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मार्च में वहाँ पर भी रेट्स जापान में बढ़ सकते हैं, तो ये और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो एफआईआई से देखो होप हमें नहीं रखना चाहिए कि ये आके हमारे मार्केट्स को बचाएंगे। अब जब तक आप में दम है, आपके सिप्स में दम है और हमारे डीआईज में दम है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेंगे कि मार्केट को ज़्यादा गिरने से बचा लेंगे, और हम यही सोच के खुश होंगे कि देखा मार्केट ने कुछ ज़्यादा गिरने से हमारे डीआईज ने बचा लिया। तो इतना ही हो सकता है कि हम गिरने की स्पीड को रोक सकें, लेकिन हम शायद उसे न्यूअर हाइज तक नहीं ले जा पाएंगे। सर, ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड गिर रहा है सर। अब सर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखो, स्टॉक मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती है और कोई भी ऑब्वियस चीज़ नहीं होती है। ओके, सो वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतना पैनिक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रही है, गोल्ड को बढ़ना चाहिए। सो आप इसका 1-to-1 कोरिलेशन नहीं कर सकते। अगर आप देखो तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पिछले कई महीने से बिगड़ रही है, टैरिफ वैरिफ ये सब चल रहा है, वॉर टेंशन वेंशन सब कुछ चल रहा है, तो गोल्ड तो उस लॉजिक को उसने फॉलो किया, लेकिन पिछले 3-4-5 दिनों में आपको वो कोरिलेशन नहीं दिखेगा। सो 1-to-1 ये नहीं चलता है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो ये अचानक से जी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स गिरे अचानक से, एआई के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई, कोरिया में आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई। सो क्या होता है ना, जब इंस्टीट्यूशंस जब ट्रेडिंग करते हैं तो लेवरेज्ड रहते हैं। ओके, उधार पे लेके मार्जिन पे वो ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन पे खरीदते हैं। अब जैसे ही अचानक से मार्केट गिरा तो उनकी मार्जिन कॉल्स आई होंगी, तो उन मार्जिन कॉल्स को कैसे पूरा करेंगे? उनके बैंक में तो पैसे होते नहीं हैं, बॉन्ड में पड़े होंगे, बैंक में तो पैसे हैं, जैसे हम और आपके बैंक में पैसे होते हैं, मार्जिन कॉल आती है हम दे देते हैं। सो तब वो क्या करते हैं, यूजुअली उन जगह पर सेलिंग करते हैं जहां वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और गोल्ड और सिल्वर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर वो प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम से हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। सो मोस्ट लाइकली उन्होंने वहाँ पर सेलिंग करके यहाँ पे मार्जिन
जो भी उनकी कॉल आई थी उसे पूरा करके अपने स्टॉक्स को बचाया है। दूसरी चीज़ ये है, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से गोल्ड इज़ फॉलिंग, सिल्वर इज़ फॉलिंग। ओके, ये तो अगर थोड़ा मीडियम टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। बट व्हाट इज़ राइजिंग? अनदर सेफ हेवन, और वो है डॉलर। डॉलर इंडेक्स 99 के पार चला गया है, वो बढ़ रहा है। सो पैसा गोल्ड में ना जाकर डॉलर में जा रहा है, और इसका भी गोल्ड के सेलिंग पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड खरीदना महंगा हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, तीसरा रीज़न जो आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट करेगा वो क्या है? वो ये है कि अगर ये लड़ाई खींचती है, अभी फ़िलहाल हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये लड़ाई खींचेगी, क्रूड बढ़ेगा, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रेट कट्स नहीं होंगे, कम से कम नियर टर्म में नहीं होंगे। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स और गोल्ड अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं, दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड। सो अगर आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि महंगाई बढ़ेगी, क्रूड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स अब नहीं गिरेंगे, हो सकता है बढ़ जाएगा, कई एक आध सेंट्रल बैंक ने ऐसा बोला है कि वो बढ़ा सकते हैं, जापान भी बढ़ा रहा है। सो इन दैट केस गोल्ड विल फॉल। इसलिए इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न, गोल्ड का रिटर्न, सिल्वर का रिटर्न, डॉलर का रिटर्न, AI स्टॉक्स का रिटर्न, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। ये जितना ज़्यादा खींचेगा उतना इम्पैक्ट होगा। ओके, सो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, ये इतना सिंपल नहीं है कि अरे अरे बहुत लड़ाई वड़ाई हो रही है, चलो गोल्ड खरीद के बैठ जाते हैं। और मैं स्पेशली आपको एडवाइस करूँगा कि करेंट सिचुएशन में गोल्ड खरीदना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो अगर आपने पहले से ख़रीदा हुआ है, बहुत लोअर पे ख़रीदा है, आप थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं एट दिस स्टेज, सो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, और दूसरा थोड़ा पैसा नीचे के लेवल पे के लिए भी रखिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह की साइकिल रिवर्स हो गई, सो गोल्ड में हमें फर्दर फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब सर सवाल ये है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स करे तो करे क्या? सिप कंटिन्यू रखें या पॉज करें? म्यूचुअल फंड्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्टॉक में इन्वेस्टर्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए? कुछ सजेशंस दीजिए ना। देखिए, म्यूचुअल फंड सिप वगैरह के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो आप अपना डिसीजन लीजिए। आप, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, आपने किस सेक्टर पे लगाया है, कितना लगाया है, आपके टोटल एलोकेशन कितना है, वो एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, उसके बारे में हम बात नहीं करते। ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, जब आप सिप में लगाते हैं, आप ओवर डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसे फंड में लगा रहे हैं जिसने हंड्रेड्स ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बेसिकली आप निफ्टी खरीद रहे हैं। ओके, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड नहीं रहते हैं उस सेगमेंट में। अब ऐसे में करना क्या है? स्टॉक के केस में देखिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, और जिनका 5 साल तक बिजनेस ग्रो करेगा, बेशक 5%, 6%, 7%, 10% के रेट से ग्रो करे, वैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके अलावा सारी कंपनीज आपको कट कर देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। और दूसरा, ये वो टाइम है कि आप जो अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई आप करें हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अलग अलग ज्योग्राफीज़ में भी डाइवर्सिफाई करिए। आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। आज अगर आप देखिए, इंडियन मार्केट्स इतने गिरे हुए हैं, एशियन मार्केट्स आर ऑल अप। ओके, सो अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे ज्योग्राफिकली तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो हम लगातार इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आज की डेट में कम से कम बोल रहा हूँ, मिनिमम 15 to 20% एलोकेशन
ग्लोबल मार्केट्स में होना चाहिए। ओके और ग्लोबल मार्केट्स में भी कोशिश करें कि मैं एक कंट्री में ना लगाऊं। अगर आप सिर्फ अमेरिका में लगा रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अगर आप सिर्फ इंडिया में लगा रहे हैं तो अगर हमारी जीडीपी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो क्या होगा। सो अलग अलग ज्योग्राफी में लगाकर आप अपने आप को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जो फ्यूचर की ग्रोथ स्टोरीज़ हैं वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है? व्यू देखिए कोई चेंज नहीं है, अभी बुलिश जाने का तो कोई सवाल नहीं होता है। ओके बेरिश साइड पर ही हमें रहना है और अगर आप हमारे लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो भी हमने काफ़ी टाइम से ही हम बेरिश साइड की बात कर रहे हैं। तो आपने जो पोजीशन बनाई हुई है बना के रखिए, नेकेड शॉट को थोड़ा अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि हेजिंग के साथ पोजीशंस को हम थोड़े लंबे टाइम तक रखें। हमारा इस साल का जो टारगेट है वो आप सब जानते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट 22,000 का है और मीडियम टर्म टारगेट 23,600 का है, तो वो अभी भी होल्ड कर रहा है। अब आज के डेटा की बात करते हैं। आज हमें कल के बाउंस के बाद आज फॉल देखने को मिला, परसों के दिन भी हमें 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। सो परसों के फॉल और आज के फॉल में क्या डिफरेंस है? परसों का जो फॉल था वो ब्रॉडर मार्केट का फॉल था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पुअर था, ज़्यादातर सेक्टर्स रेड में थे, ब्रॉडर मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा था। आज का जो फॉल है वो ब्रॉडर मार्केट में उतना फॉल नहीं है, निफ्टी के स्टॉक्स में उतना फॉल नहीं है। आज का जो फॉल है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से है और इसका वेट निफ्टी में 37% होता है। आज आप देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा भी गिरा है। क्यों? क्योंकि अब बैंकिंग स्टोरी पे लोगों को डाउट होने लगा है। ये जो सारी स्टोरी हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे और वो जो आरबीआई जो भी कट्स कर रहा था उसका फ़ायदा सेक्टर को मिलेगा और वही एकमात्र सेक्टर था जो निफ्टी को बचाए हुए था, हमारे मार्केट्स को ऊपर ले जा रहा था, उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क लग गया है। सो आज का फॉल बैंक निफ्टी की वजह से ज़्यादा था और यही ज़्यादा स्कैरी है कि अगर बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट छोड़ दिया तो फिर हम बहुत नीचे जाएंगे। ओके सो वंस अगेन क्रूड कहाँ जा रहा है उस पर नज़र बनाए रखनी है आपको। आज के दिन डॉलर वॉलर ठीक है वो सब आप देखिए, गोल्ड वोल्ड देखिए, बट क्रूड पे नज़र बनाए रखिए, वही आपको असली पिक्चर बताएगा। और क्रूड जो है ना, जितनी लड़ाई बढ़ेगी उतनी वॉर प्रीमियम मांगेगा। इट्स नॉट अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, ये कितना वॉर प्रीमियम क्रूड डिमांड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है सप्लाई पूरी रहे, रशियन ऑयल भी मार्केट में फ्लड हो जाए, इसके बावजूद भी क्रूड का प्राइस ऊपर जा सकता है। ओके सो उसको आप ट्रैक करिए और फिलहाल के लिए ट्रेडिंग व्रेडिंग थोड़ा संभल के करना है, क्योंकि ऐसे में जब भी बाउंस आता है ना, बहुत तगड़ा बाउंस आता है, तो थोड़ा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अदरवाइज़ बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना।